बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है जिनका एडमिशन नहीं होता। अब आप कहेंगे सर क्या बात करें सर, हम तो बहुत तैयारी कर रहे हैं सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेटा वो थोड़ा सा फर्क ही तो हमें, वो थोड़ा सा डिफरेंस ही तो क्रिएट करना है। मैं भी आऊँ आकर क्लास लेक्चर लूँ, आपको पढ़ाऊँ, मैं कहूँ देखो मैंने सिलेबस तो करा दिया, लेकिन भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी का एक एम बनाया हुआ है। यहाँ जो मेरे सामने बच्चे बैठे ना, हर एक की ख़ास तौर पर फेसबुक पर एक स्टोरी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर एक पिक्चर, मेडिकल वाले हैं तो लैब कोट पहने हुए, हाँ इंजीनियर है तो बेटा कैप तो बहुत बाद में जाकर मिलती है, वो आप जब जॉब मिलेगी तब। अच्छा अभी मैं जॉर्ज से जब निकल रहा था वहाँ भी मैं पिक्चर्स देख रहा था बच्चों की, तो वो सारे प्रोफेशनल सभी ने पढ़ा हुआ मुझसे, वो जितनी भी पिक्चर्स वो थी, हर एक की एक अलग स्टोरी है। उन सब में कॉमन था कि उन्होंने कभी एफर्ट नहीं छोड़ी थी। उनमें एक स्टूडेंट हैदर अली FIA में भी रहे, अभी जिस टाउन में मैं रहता हूँ उस टाउन के वो असिस्टेंट कमिश्नर है, क्योंकि उसने पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट भी पास किया अभी, शाह फैसल टाउन। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। 5 यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दिया था, 5 क्लियर किए थे। Although his father was only investigating officer IU in police, लेकिन उनका ड्रीम था भाई कि पुलिस या किसी इस तरह की पोस्ट पे जाए, तो इसलिए वो FIA में गया। बट उसका ड्रीम था, क्योंकि मैं क्लास में बच्चों से डिस्कस करता रहूँ, उसका अपना भी एम होगा, सर राजू से भी मोटिवेशन ज़रूर होगी कि बेटा आप बच्चे जो हैं, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग क्यों नहीं इदारे संभालते। पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके आप क्या करते हैं, इदारे तो संभालते होते हैं। उन फैमिली से क्यों जिनके यहाँ ज़्यादातर कल्चर ही ब्राइबरी है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिनके यहाँ कल्चर ही क्या है, अच्छा उसके पर्क्स भी हैं, बिल्कुल उसको मिल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि 2 गाड़ियाँ आगे पुलिस की हैं, 1 गाड़ी पीछे ज़रूर मौजूद है, इतने सारे आसपास लोग घूम रहे हैं, और बहुत सारे पर्क्स हैं। अच्छा ये सब अचीव तभी होगा कि जब आप पिन पॉइंट एफर्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। एक तो केमिस्ट्री में होता है ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो वाला नहीं, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, किस तरह है, लेकिन और आज के बाद शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, कुछ अरसे बाद फिर वही होगा, फिर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये कंटिन्यूस एफर्ट है बेटा, हमारी तरफ से एफर्ट होनी चाहिए भी। 80-20 रूल दुनिया में हर जगह लगता है, 80% आपकी एफर्ट है, वो 20% जो है मोटिवेशन भी है, और वो 20% मोटिवेशन ही 80% रिजल्ट लेकर आती है। या आपने तैयारी तो पूरी की, मोटिवेशन ही नहीं थी, इफेक्ट नहीं आएगा। और मेरी दुआ है आप में से हर एक, और बिल्कुल ज़रूर होंगे कामयाब, बिल्कुल होंगे, क्योंकि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि हम शुरू में ज़रा
क्या होते हैं, डाइवर्टेड होते हैं, लेकिन जब टाइम आता है हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम डाइवर्ट हुए हैं ज़रा। फेयरवेल मैं सुन रहा था, टाइटल्स, एक कह रहे मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा। सही है, ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ज़रूरी है। अब मैं मुखातिब हूँ सिर्फ एनईडी राउंड 1 वालों से। हैंड रेज करेंगे वो पहले कि राउंड 1 में अपीयर हो रहे हैं, हैंड रेज करें। ऐसे नहीं, ऐसे तो लगेगा नहीं, सब पता नहीं, ऐसे पता चलना चाहिए। एनईडी राउंड 1 2 3 बस, और कोई भी नहीं। इंजीनियरिंग वाले कितने, वो सब राउंड, वो जरा हैंड रेज करें। तो ये बाकी एनईडी राउंड 1 नहीं देंगे बॉयज पीछे वाले, तो फिर एनईडी राउंड 1 के लिए हैंड रेज नहीं किया आपने। एनईडी राउंड 1 बहुत ज़रूरी है इसमें फर्स्ट ईयर का। अब मैं आपको देखो, बात वही है कि सिर्फ खाली बातें नहीं होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए ना। फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आता है। फर्स्ट ईयर के लिए आपको थ्योरी बुक, वो चैप्टर्स जो नहीं हुए होंगे थ्योरी बुक से रीड करने, एप्टीट्यूड बुकलेट से सॉल्व करने, क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे पूछने। सेकेंड ईयर तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, तो उसकी तैयारी वहाँ से हो रही है। प्लान ये है कि फर्स्ट ईयर क्या करना है, पूरा तकरीबन 10 के 10 टॉपिक्स। वैसे फर्स्ट ईयर के बुक में 12 चैप्टर्स है, लेकिन टॉपिक 10 बनते हैं वो कंबाइन करके। वो सब आपने पढ़ने हैं, तैयारी करनी है। इज इट क्लियर? एनईडी राउंड 1। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्लानिंग में पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के हवाले से भी अगर कुछ डिस्कस करना चाहे, प्लानिंग के हवाले से पढ़ा तो नहीं सकता भाई मैं, लेकिन ज़रूरी है ये। जी एनईडी राउंड 1 वाले तैयार हैं या अभी भी नहीं? आज से शुरू कर रहे हैं कि नहीं? यस और नो, आंसर मी। एनईडी राउंड 1 कम से कम शुरुआत नजर आनी चाहिए ना। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे लास्ट क्लास में? टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बता दिया था, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केसी केपी वगैरह ये सब रह गए थे ना। इक्विलिब्रियम की टाइप्स भी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी इंट्रो हुआ होगा इसका, ऐसे ही है ना। यस क्या चीज? स्टेट फंक्शन। ये है स्टेट फंक्शन। पी टी वी एम डबल ई। पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, एम मास या मोल, ई एनर्जी हर तरह की, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, और ई एंट्रोपी। ये सब स्टेट फंक्शन में। एंट्रोपी इज डिसऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। अब डिसऑर्डर क्या है? देखो हम कोई भी चलो मैं केमिस्ट्री की सिर्फ बात करूंगा, फिजिक्स की नहीं। कोई भी केमिकल चेंज लेकर आते हैं, कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन, चलो बारबेक्यू करते हैं, सबसे आसान। सामान ले आइएगा प्लीज। अच्छा, अब बारबेक्यू में कोयला चाहिए, एयर में मौजूद ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगी? हीट। इस हीट से ये तो आपने बारबेक्यू करना असल में, क्या सारी की सारी हीट मीट को मिल जाती है, इधर उधर भी जाती है? वो हीट फ्री एनर्जी बन गई। अब वो हीट क्या बन गई है? हमारी सराउंडिंग में चली गई है बेटा। वो उसने क्या किया, हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये
वो जो आप बारबेक्यू आपने जो अब तक जितने भी किए हैं उनमें से वो जो हीट जो आसपास डिसिपेट हो गई थी बेटा, वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत हद तक उसने भी, यानी आप भी ग्लोबल वार्मिंग में बराबर के जिम्मेदार हैं, शरीक हैं, जितने बारबेक्यू अब तक आपने किए हैं। सही है। ये जो हीट डिसिपेट होगी ये सराउंडिंग की एनर्जी को बढ़ाएगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है ये भी डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है। कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, ये सन से आने वाली एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रखेगी। जैसे एक गाड़ी है धूप में खड़ी हुई है, बल्कि दो गाड़ियां चले, हम धूप में खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी में कोई भी एयर नहीं है, कोई गैस ही नहीं है, और एक गाड़ी है जिसमें क्या मौजूद है? एयर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वगैरह। जिस गाड़ी में गैसेस मौजूद हैं वो गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा हीटअप होगी, और जिस गाड़ी में गैसेस मौजूद नहीं है वो बहुत ही कम, ना होने के बराबर हीटअप होगी। वजह? क्योंकि जो गैसेस हैं वो क्या कर रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। सन से आने वाली एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो गैसेस अब्जॉर्ब कर रही है, वो गैसेस रिलीज नहीं कर रही वापस। यही तो हो रहा है। अर्थ के गिर्द क्या है? एक लेयर ओजोन। आने वाली जो एनर्जीज है सन से, हीट एनर्जी वगैरह, ये गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं, वापस रिलीज भी नहीं कर रही। अब ये गैसेस क्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं? अब क्यों कह रहे हैं दरख्त लगाएं? दरख्त लगाने से क्या होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्जॉर्ब करेंगे और क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ओजोन बनेगी, ऑक्सीजन और ओजोन का इक्विलिब्रियम कायम होगा। मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में भी। तो उससे क्या होगा? उससे ये इफेक्ट जितना था उतना रहेगा, कम नहीं होता बेटा। जितना हमने रायता फैलाना था फैला दिया है। वो जो डिसऑर्डर यूनिवर्स का वो कम नहीं होता, कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? एंट्रोपी को कांस्टेंट किया जा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकते हम। इट इज डिसऑर्डर यूनिवर्स। मैंने केमिस्ट्री में बताया, मैं फिजिक्स में चले एक एग्जांपल देता हूं। मैंने फैन ऑन किया, जैसे ही ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी इसकी वायर में से गुजरेगी, क्या सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी फैन को मिलेगी? नो। कुछ क्या होगी? वायर के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, पढ़ा है ना सबने? सही है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वायर हीटअप होगी, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी हीट एनर्जी की फॉर्म में, और वो आसपास सराउंडिंग में चलेगी। तो ये भी क्या है? ये भी ग्लोबल वार्मिंग में क्या कर रही है? इनका भी इफेक्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनको जब आप ऑन करते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल ये ही है, आप इसके ऊपर जरा हाथ तो रखे, काफी ज्यादा क्या होता है? ये हीटअप हुआ होता है। ऑल्दो इसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए फैन लगा, लेकिन फैन और क्या कर रहा है? हीट सराउंडिंग में भेज रहा है ना। दिस इज डिसऑर्डर। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने समझाया एंट्रोपी ने डिसऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है बेटा? अच्छा, आज हम ये देखेंगे, हमें डेरिवेशन तो करनी ही नहीं है। आज हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब भी कायम होता है दो बातें होती है। मैंने दो बातें क्या बताई थी वो बताएंगे आप। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होता है, दो बातें होती है। क्या क्या? वेरी गुड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? इक्वल। और वेरी गुड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। मजीद इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहे होते। अच्छा, आपने पढ़ा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। बहुत से बच्चों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है सिर्फ Kc, और भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेरिवेशन हमें नहीं करनी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। उसको पढ़ाने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरह के हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं।
एक है होमोजेनस और एक है हेट्रोजेनस। फर्क क्या है इनमें? अगर रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो ये क्या है? होमोजेनस। अगर रिएक्टेंट भी लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है, रिएक्टेंट भी सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम है बताएं? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये वाला कहलाएगा होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम, सबसे ऊपर वाला होमोजेनस लिक्विड इक्विलिब्रियम, होमोजेनस सॉलिड। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में ना हो, ये कैसे इक्विलिब्रियम है बताएं? हेट्रोजेनस, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेट क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या ये बात समझ आ गई सबको? इक्विलिब्रियम कितने तरह के हैं? कौन कौन से? होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब ये बात क्यों की है आगे आपको समझ आएगी। के कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस ली जाती हैं। यानी केसी में क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है बताएं? कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन कब ली गई होंगी? इक्विलिब्रियम पर। और नीचे क्या आएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और वो भी कब? इक्विलिब्रियम पर। तो केसी को हम क्या बोलते हैं फिर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां सी से क्या मुराद है? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। केस में कॉन्सेंट्रेशंस ली जाएंगी, प्रोडक्ट के ऊपर होगी, रिएक्टेंट की नीचे। और अगर मान लो, चलो मैं ये कहता हूं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के मोल हैं y, रिएक्टेंट के मोल है x, तो ये फिर मोल इनकी पावर भी बन जाते हैं। मोल क्या बन जाते हैं? इनकी पावर भी बन जाते हैं। अच्छा, फिर होता है Kp। Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। लेकिन Kp में होगा, P से मुराद है क्या भाई? पार्शियल प्रेशर ही क्यों? प्रेशर ही क्यों नहीं? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही बीकर में होते हैं ना, एक ही कंटेनर में होते हैं कि नहीं? रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस कंटेनर में रिएक्टेंट है उसी कंटेनर में क्या है? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मिक्सचर। और अगर गैसेस का मिक्सचर होगा तो मिक्सचर में किसी एक गैस का प्रेशर क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। इसलिए यहां लफ्ज पार्शियल प्रेशर होगा। प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर ऊपर होंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, देखें राउंड ब्रैकेट है, और मोल जो है वो पावर बन जाएंगे। प्रोडक्ट के कितने मोल थे? y, और ये इक्विलिब्रियम पर। और पार्शियल प्रेशर किसका नीचे होगा हमेशा? रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर नीचे होगा, x पावर होगी, और ये भी कब लिए जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर। तो बताइए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? बेटा गौर करना है। अब आपने काम छोड़ दीजिएगा और जरा देखें। सिर्फ ये है जिसका Kp मालूम होता है, होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम का। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी। इसका Kp मालूम हो सकता है और किसी का Kp मालूम, बताओ इसका Kp मालूम हो सकता है?
बेटा ये तो दोनों लिक्विड है, लिक्विड का तो पार्शियल प्रेशर नहीं होगा ना, सॉलिड का पार्शियल प्रेशर होगा? नो, सॉलिड का नहीं होगा, लिक्विड का भी नहीं होगा, लिक्विड का नहीं होगा, गैस का होगा, बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का तो पार्शियल प्रेशर नहीं आ रहा। केपी सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शंस का मालूम किया जा सकता बताएं? होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम का। बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे ये वाले हो चाहे ये भी क्यों ना हो, होमोजेनस गैसियस भी क्यों ना हो, या ये वाले हो, इन सब का केसी मालूम होगा। इन सब का अभी हम पढ़ेंगे के एक्स भी मालूम हो जाएगा। इन सब का के एन भी मालूम हो जाएगा। लेकिन इन सब का केपी मालूम, तो ये तीनों चीजें केपी में कन्वर्ट होती हैं, वो कन्वर्जन भी हम देखेंगे। पहले हम ये सारे देख लें, केपी, केसी, के एक्स, के एन क्या है। के एक्स भाई ये भी, इसमें के क्या है? के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यह एक्स जाहिर कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। किसके टर्म्स में? मोल फ्रैक्शन। एक्स इज मोल फ्रैक्शन, किन के ऊपर होंगे? प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन ऊपर होंगे, पावर होगी वाई। और भाई मोल फ्रैक्शन भी कब लिए जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर। एक्स इज मोल फ्रैक्शन, किन के नीचे होंगे? रिएक्टेंट के नीचे होंगे, पावर होगी एक्स इक्विलिब्रियम पर। फिर एक और है के एन, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे क्या लिखूं बताओ? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। गौर कीजिएगा जरा, नंबर ऑफ मोल्स एन, किनके? प्रोडक्ट के, पावर होगी वाई इक्विलिब्रियम पर। नंबर ऑफ मोल्स एन रिएक्टेंट के, पावर होगी एक्स इक्विलिब्रियम पर। तो बेटा ये के सी, के पी, के एक्स, के एन है। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये चारों मतलब बाकी के तीन के पी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। यानी आप के सी से के पी में, के पी से के सी में जा सकते हैं। के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी की पावर डेल्टा एन। के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी अपॉन एन की पावर डेल्टा एन। अब इन सब में आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता है 0.0821 atm.dm³ पर मोल डॉट केल्विन। टेम्परेचर है, लेकिन कौन सा वाला? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर हमेशा किस स्केल में लिया जाएगा? केल्विन में। P क्या है? प्रेशर जो गिवन होगा। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ये भी गिवन होंगे सब्सटेंस के। डेल्टा एन है सम ऑफ टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उनमें से सम ऑफ टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टोटल मोल बाद में, प्रोडक्ट के टोटल मोल पहले। प्रोडक्ट के टोटल मोल में से रिएक्टेंट के टोटल मोल माइनस कर दें, वो कहलाएगा डेल्टा एन। तो बेटा आपको फिर बता दूं, केपी सिर्फ इनका मालूम होता है, तो अगर आप इनका, इन बाकियों का भी केपी निकालना चाहो निकाल सकते हैं। कैसे? बाकियों का आपको के सी, के एक्स, के एन या फिर इन तीन में से कोई भी निकालोगे और उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? डायरेक्टली केपी सिर्फ किसका मालूम हो सकता है? होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम का। नोट कर लें।
हाँ भाई, कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। कॉपी कर लिया सबने? जी, रिमूव कर दूं? अच्छा जी, कुछ इक्वेशंस होती है जिनको देखकर भी हम केसी से केपी और केपी से केसी के दरमियान रिलेशन बता सकते हैं। जैसे मतलब टॉपिक हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन
रिएक्टेंट साइड पर मोल कितने हैं? 1+3 है ना, ये 1 है, यहाँ 3 है, 1+3 कितना हो जाएगा? 4। प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल हैं? जब भी प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो केपी कम होगा, प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो केपी क्या होगा? कम। अच्छा, ये चीज़ इसका ध्यान लाजमी रखना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब क्या हों? गैस की फॉर्म में। अब ज़रा देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे मोल कितने हैं, बताइए। 1 मोल। प्रोडक्ट साइड पे कितने? 2 मोल। तो किसके मोल ज़्यादा हैं? प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो केपी ज़्यादा होगा। अब रिएक्टेंट साइड पे मोल कितने? 1+1 2 मोल। प्रोडक्ट साइड पे मोल कितने? 2 मोल। जब भी दोनों तरफ मोल बराबर होंगे तो केसी और केपी इक्वल होंगे। प्रोडक्ट के मोल कम, केपी कम, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा, केपी ज़्यादा, और दोनों तरफ मोल बराबर होंगे तो केसी और केपी इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो ये रिलेशंस कॉपी कर लें केसी और केपी के दरमियान। यानी इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन हो, आपने उससे बस सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि केसी ज़्यादा है, केपी ज़्यादा है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा, केपी ज़्यादा, प्रोडक्ट के मोल कम, केपी कम, दोनों तरफ मोल बराबर है तो केसी और केपी इक्वल होंगे। रिमूव कर दूं? केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी एप्लीकेशंस 2 हैं। पहली है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
एक्स एक्सेस पर टाइम है जिसका यूनिट है सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट मोलर। इनिशियली रिएक्टेंट आर की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, प्रोडक्ट पी की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। बाय द टाइम रिएक्टेंट आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट पी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक वक्त आएगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, सॉरी डिक्रीज भी नहीं हो रही है, बल्कि कांस्टेंट हो चुकी है। सेम टाइम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे टाइम पर रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या कायम हो जाता है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर रिएक्शन के दौरान किसी भी लम्हे 0.5 सेकेंड पर प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है, 1 सेकेंड पर प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है, 2 सेकेंड पर प्रोडक्ट अब इतना है, रिएक्टेंट इतना है, 2.5 सेकेंड पर प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है, 3 सेकेंड पर प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है, यानी प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, कम। तो रिएक्शन के दौरान किसी भी लम्हे के लिए लफ्ज आता आई का मतलब है एट एनी इंस्टेंट। रिएक्शन के दौरान किसी भी लम्हे अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को उसी लम्हे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें तो ये केसी नहीं है, ये कहलाता है क्यूसी। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन रेशियो। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन रेशियो। ये जस्ट कंसंट्रेशन का रेशियो है और यहाँ आई से मुराद क्या है, एट एनी इंस्टेंट। आप क्यूसी इक्विलिब्रियम पर भी निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम के बाद भी निकाल सकते हो, कभी भी क्यूसी की वैल्यू कभी भी निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपको मालूम करना है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो हमेशा कब निकाला जाएगा, इक्विलिब्रियम पर या उसके बाद। और इसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी कब, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर या इसके बाद, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं ना कम होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी उसी लम्हे ली जाएगी, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो इसीलिए इनका रेशियो भी क्या आएगा, हमेशा इनका रेशियो भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या ये रेशियो कांस्टेंट होगा, क्यूसी की वैल्यू कभी कांस्टेंट होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वेरिएबल, चेंज होती रहेगी। लेकिन केसी क्या होगा, तो इसका मतलब है क्यूसी की वैल्यू कभी केसी से ज़्यादा भी होगी, क्यूसी की वैल्यू कभी केसी से कम भी होगी, क्यूसी की वैल्यू कभी केसी के बराबर भी होगी। अब हम इसको टेक्निकली समझेंगे। एक तो आप थ्योरी में रटा लगाते हैं, यहाँ हमने समझना है, गौर करना है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ रही है, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, केसी तो कांस्टेंट है, वो तो इक्विलिब्रियम पर है, क्यूसी ज़्यादा है। क्यूसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उस लम्हे क्यूसी ज़्यादा तभी होगा जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, यानी उस लम्हे प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट, यानी जब क्यूसी ज़्यादा होता है का मतलब है कि अब इसी लम्हे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, रिएक्टेंट बहुत कम है। तो रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए कि दोबारा से इक्विलिब्रियम आए, रिवर्स आना चाहिए। वेरी गुड। रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए, रिवर्स आना चाहिए, ताकि दोबारा से क्या कायम हो सके, इक्विलिब्रियम कायम हो सके। क्या ये बात समझ आ गई सबको? दोबारा देखें, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा, भाई क्यूसी ज़्यादा कब होगा, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा का मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर कौन है प्रोडक्ट, नीचे कौन है, यानी उस लम्हे प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुका है, रिएक्टेंट कम हो चुका है, मीन्स क्यूसी ज़्यादा हो चुका है।
और जब QC ज़्यादा हो गया यानी प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिवर्स जाएगा। क्या डायरेक्शन समझ आ रही है? अच्छा, अब है QC की वैल्यू कम है। QC की वैल्यू कम कब होगी? QC की वैल्यू कम तब होगी जब उस लम्हे प्रोडक्ट कम हो, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। अब आप बताओ रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए? ज़्यादा से कम की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि दोबारा से क्या कायम हो सके? इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ आ रही है? अब QC किसके बराबर है भाई? QC KC के बराबर इस वक्त आएगा। QC और KC एक दूसरे के बराबर कब होंगे? जब रिएक्शन में क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होगा, क्योंकि ये कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की। इससे पहले जब आप QC KC को कंपेयर करते हैं, दे आर नॉट इक्वल। यहां से यहां तक KC और QC बराबर नहीं है, लेकिन इसके बाद इक्विलिब्रियम पर बराबर हैं। अच्छा, जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन इज ऑलरेडी इन, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड या बोथ? देयरफॉर प्रोसीडिंग इन बोथ डायरेक्शन। समझ आ गया सबको? तो ये नोट कर लें। पहले कॉपी कर लें, फिर देखते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? ठीक है, 5 मिनट ब्रेक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ये बेटा कॉपी कर लिए, ये वाला सब रिमूव कर दूं। अच्छा आगे वाला मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी करना चाहे कर सकते हैं, मैं फिर डिस्कस करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। कॉपी कर ले बेटा ये सब।
सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसको समझना ज़रूरी है। एक्सटेंट से मुराद क्या है कि रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब कायम होगा, जल्दी कायम होगा, देर से कायम होगा या बहुत देर से कायम होगा। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको समझने के लिए हम केसी पर जाते हैं। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम पर, यानी रिएक्शन में क्या कायम हो चुका है, यानी रिएक्शन को शुरू हुए एक वक्त तो हो चुका है। इक्विलिब्रियम पर केसी की वैल्यू ज्यादा का मतलब है इक्विलिब्रियम पर कौन ज्यादा है और कौन कम है, बहुत कम है। क्योंकि केसी की वैल्यू देखो ना कितनी आ रही है, 10 की पावर 55 आ रही है। यानी यूं समझ लो प्रोडक्ट 10 की पावर 55 और रिएक्टेंट 1 है, तभी केसी की वैल्यू आएगी ना 10 की पावर 55। यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन तो कंप्लीट ही हो चुका है, यानी रिएक्टेंट तो सारा का सारे प्रोडक्ट में चला गया, तभी इक्विलिब्रियम कायम हुआ जाकर। तो क्या ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जल्दी कायम होगा या देर से कायम होगा, देर से कायम होगा। यानी इक्विलिब्रियम टेक मच टाइम, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, कायम होने में ज्यादा वक्त लेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ऐसे रिएक्शंस की एक्सटेंट बहुत हाई होती है, ऐसे रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होती है, बहुत हाई एक्सटेंट होती है। और चूंकि रिएक्टेंट सारा का सारे तकरीबन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्या था, तभी तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्या था, यहाँ तो सिर्फ स्टेबल था, यहाँ बहुत ज्यादा स्टेबल था, तभी तो रिएक्टेंट किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, छोटी है, केसी की वैल्यू छोटी कब होगी, वही बात। अब प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं इसी को देख लूँ तो केसी की वैल्यू छोटी तभी होगी कि जब प्रोडक्ट 1 होगा और रिएक्टेंट कितना होगा, 10 की पावर 13, तभी आएगा ना केसी 10 की पावर -13, है ना। इसका मतलब है प्रोडक्ट अभी 1 ही है, रिएक्टेंट कितना है, बहुत सारा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट अभी थोड़ा सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था कि इक्विलिब्रियम भी कायम हो गया। यानी रिएक्शन के शुरू होते ही इक्विलिब्रियम कायम होगा। इसीलिए क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कैसा एस्टैब्लिश होगा, रैपिडली। ऐसे रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी, यानी हम बोलेंगे वेरी लो एक्सटेंट। ऐसे रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट होती है। और अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट है, केसी की वैल्यू मॉडरेट का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही अनस्टेबल तो है, तभी तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक और चीज, ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जल्द ही कायम हो जाता है। इक्विलिब्रियम विल सून एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम जल्द ही कायम हो जाएगा। क्या आप सबने नोट कर लिया ये? नहीं, जो बी वाला है ना उसमें तो रैपिडली कायम होगा, रैपिडली। रैपिडली का मतलब है शुरू होते ही। और जो सी वाला उसमें क्या होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगेंगे, कुछ वक्त लगेगा इक्विलिब्रियम कायम होने में। नोट कर लीजिए।
जी रिमूव कर दूं इसको, आगे चलें। अच्छा जी, एप्लीकेशन होगी केसी की। अब है टॉपिक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। को किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक ऑटोमेटिक स्टेट है। जैसे अभी आप देखेंगे एक पेंडुलम है, इसको पेंडुलम मान लेते हैं, और ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे फोर्सेस बैलेंस्ड है, इधर से भी उधर से भी ऊपर और नीचे सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है। मैंने इसके इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, क्या ये डिस्टर्ब ही रहेगा? एक वक्त आएगा दोबारा से क्या कायम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिस्टर्ब ही करता रहूं, तो क्या इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी यही हम ली चैटलियर प्रिंसिपल में करेंगे कि अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो फॉरवर्ड चला जाएगा या बैकवर्ड, तब तक जाएगा जब तक दोबारा से क्या ना कायम हो जाए। लेकिन अगर वो बाहरी दबाव हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन पे परमानेंट कर दें तो रिएक्शन भी परमानेंट एक डायरेक्शन में चला जाएगा। ये तो बड़े काम का प्रिंसिपल हुआ। इससे तो हम रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड ही कर देते हैं। फॉरवर्ड ही कर देने से क्या होगा कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट की वेस्टेज कम से कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होता है कुछ रिएक्शंस में, जहाँ वेस्टेज, जहाँ पहले प्रोडक्ट बन रहा था 40% रिएक्टेंट बच रहा था 60%, ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके 5% वेस्टेज हो रही थी, 95% प्रोडक्ट मिलने लग गया। यानी दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। दैट इज वाई ली चैटलियर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल को आइडियली अप्लाई किया जाता है टू मूव रिवर्सिबल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। What is the meaning of external constant? कोई भी बाहरी दबाव। If equilibrium of any reversible reaction is disturbed by applying any external constraint, अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं उस पर कोई भी बाहरी दबाव लगाकर, तो रिएक्शन जो वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो उस बाहरी दबाव के इफेक्ट को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम कायम कर ले। कुछ फैक्टर्स है जो कि
क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, उससे क्या इफेक्ट आएगा। क्लास जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिएक्टेंट ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट सी और डी में। अच्छा, हमने यहाँ देखा था कि रिएक्शन हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है ना। जो साइड हैवियर होती है, हैवियर से किस तरफ जाता है, लाइटर साइड की तरफ। अब इस बात को दिमाग में रखिएगा और ये फैक्टर देखते हैं। अगर आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी, या ए और बी में से कोई एक, ए और बी, ए या बी में से कोई एक को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दें या फिर किसको डिक्रीज कर दें, प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दें। इन दोनों का मतलब एक ही है, ये साइड लाइटर हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट सी और डी में से कोई एक या दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, प्रोडक्ट को बढ़ा दें, या फिर रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये क्या इफेक्ट देगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। बॉयल्स लॉ याद होगा आपको, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अभी हम सेकंड फैक्टर देख रहे हैं, क्या फैक्टर है बताइए, प्रेशर का फैक्टर। बेटा ये वाला फैक्टर, बेटा ये वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इन रिएक्शंस को के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। कौन से, होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम। ये फैक्टर सिर्फ किन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, प्रेशर वाला, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैस होंगे तभी प्रेशर के इफेक्ट में आएंगे ना। ओनली अफेक्ट द होमोजेनस गैसियस इक्विलिब्रियम। सही है। अब प्रेशर करेगा क्या, एग्जाम्पल देखते हैं हम रिएक्शन की।
ये बड़ा ही मशहूर रिएक्शन है, ये कांटेक्ट प्रोसेस में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, आपने सेकेंड ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा भी है। रिएक्टेंट साइड पर मोल या वॉल्यूम कितना है? 2+1, इसको हम कहेंगे 3 मोल या वॉल्यूम, क्योंकि मोल ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाता है। और प्रोडक्ट साइड पर वॉल्यूम कितना है? 2। गौर कीजिएगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? तो रिएक्शन जो उस साइड पर जाएगा जहां ऑलरेडी वॉल्यूम डिक्रीज है। कहाँ डिक्रीज है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया सबको डायरेक्शन? और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जब वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है? इंक्रीज्ड है। यानी किस डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में। एग्जाम्पल 1 हो गया, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। बस इसके लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस होने चाहिए। अब रिएक्टेंट साइड पर कितना मोल या वॉल्यूम है? 2। प्रोडक्ट साइड पे भी कितना है? भाई ये कहाँ जाएगा? ये ना फॉरवर्ड जा सकता है ना बैकवर्ड, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम क्या है? बराबर। ऐसे रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये फैक्टर्स बेटा नोट कर लें। प्रिंसिपल लिख लिया था सबने? प्रिंसिपल रिमूव कर दूं? अभी और भी हैं, अभी तो मैंने 2 ही बताए, अभी 2 और हैं, टेम्परेचर भी और कैटालिस्ट भी है। रिमूव कर दूं प्रिंसिपल?
जी रिमूव कर दूं स्टेटमेंट। कोशिश करें बेटा इसकी पिक्चर ही ले लें ताकि मैं आगे के फैक्टर्स भी बता दूं आपको। कर दूं रिमूव? जी रिमूव कर दूं? टेम्परेचर और कैटलिस्ट वाला फैक्टर मैं चाह रहा हूँ कि आज ही की क्लास में हो जाए। क्या? हाँ सही है बिल्कुल। नहीं ये लॉन्ग का सवाल ही नहीं है। एक्चुअली इसका भी एक तरीका है, कोई बहुत डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव कर दूं मैं ये? यस और नो? Effect of change in pressure. ये भी रिमूव कर दूं? अच्छा चलें आप लिख लें। अब कर दो रिमूव? अच्छा मुझे लग रहा है कि ये टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं हो पाएगा ना। टेम्परेचर वाला फैक्टर भी है, कैटलिस्ट वाला फैक्टर भी है। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ। चले हम थर्ड फैक्टर फिर ये देख लेते हैं। क्योंकि ये ज़रा आसान है। फाइव मिनट्स हैं बेटा भी।
अच्छा, एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है इनहिबिटर। कैटलिस्ट कैटालाइसिस करता है, रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। इनहिबिटर इनहिबिशन करता है, रिएक्शन के रेट को स्लो करता है। दोनों अलग अलग है। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, मतलब फास्ट कर रहा है रिएक्शन को। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ये थोड़ी पता कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। कैटलिस्ट दोनों को ही फास्ट कर देगा, दोनों को रेट को इंक्रीज कर देगा, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब नहीं होगा और इक्वली करेगा इंक्रीज रेट को। हाँ, कैटलिस्ट से फिर क्या कायम होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी कायम हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट के जरिए इक्विलिब्रियम जल्दी कायम कर लिया और बाकी 3 फैक्टर से उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके फॉरवर्ड ले गए या रिवर्स जहां भी ले जाना चाहते हैं आप। क्या ये बात समझ आई? Catalyst increases the rates of both forward and reverse reactions equally. Therefore, catalysts are only effective to achieve equilibrium rapidly. अगली हेडिंग भी लिख लीजिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बता दें, रिमाइंड करवा दें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा एक तो है इसको रटने का तरीका, आप रट लें, अच्छी बात है। एक है इसको समझ लिया जाए। मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हम टेम्परेचर, एक्सो में अलग इफेक्ट है, एंडो में अलग इफेक्ट है, फॉरवर्ड और रिवर्स पर अलग अलग इफेक्ट आता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट अब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर कम करने के लिए हीट रिलीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट अब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर कम करने के लिए हीट रिलीज होती है। हीट अब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट साइड पर यानी हीट लिखी जाती है। हीट रिलीज का मतलब है कहाँ लिखी जाएगी, या यूं कह लें एरो की टेल पर हीट है तो अब्जॉर्ब, एरो की हेड पर हीट है तो रिलीज। ये दो बातें याद कर लें, एरो की टेल पर हीट है तो, एरो की हेड पर हीट है तो। हीट अब्जॉर्ब के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिलीज के लिए टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम करने के लिए हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट अब्जॉर्ब होगी। बस ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा भी, तो हम आराम से टेम्परेचर वाला फैक्टर भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लासें खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद फर्दर टॉपिक। राहुल, ओएस, फातिमा,
500 600 रुपए का लाएंगे